एटॉमिक हैबिट चैप्टर 11 धीमे चलें लेकिन पिछड़े नहीं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेरी उल्समैन ने क्लास के पहले ही दिन फिल्म फोटोग्राफी के अपने छात्रों को 2 समूहों में बांट दिया। उन्होंने समझाया कि क्लास में बाईं ओर बैठे प्रत्येक छात्र को मात्रात्मक समूह में माना जाएगा। उनकी ग्रेडिंग सिर्फ काम की मात्रा के आधार पर होगी। क्लास के अंतिम दिन वे प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए फोटो की संख्या को गिनेंगे। करीब 100 फोटो को ए रेटिंग, 90 फोटो को बी, 80 फोटो को सी और इसी तरह से अन्य रेटिंग दी जाएगी। इस बीच क्लास के दाईं ओर जितने छात्र थे वे गुणवत्ता समूह में माने जाएंगे। काम की उत्कृष्टता के आधार पर उन्हें ग्रेड दी जाएगी। उन्हें पूरे सेमेस्टर में एक ही फोटो देनी थी, लेकिन वह ऐसी चाहिए थी कि उसे ए रेटिंग मिले। यह फोटो सटीक होनी जरूरी थी। सत्र के अंत में वे चकित रह गए कि सभी अच्छे फोटो मात्रात्मक समूह द्वारा दिए गए थे। सेमेस्टर के दौरान ये छात्र फोटो लेने, विभिन्न संयोजनों और लाइटिंग के साथ प्रयोग करने और डार्क रूम में विभिन्न विधियों को परखने में व्यस्त रहे और साथ ही वे गलतियों से सीखते चले गए। सैकड़ों फोटो बनाने की प्रक्रिया में वे इस विद्या में महारत हासिल कर चुके थे। इस बीच गुणवत्ता वाला समूह केवल सटीक फोटो के लिए ही बैठे रहा। अंत में उनके पास काम दिखाने के लिए बहुत कम था, बस असत्यापित बातें और एक मामूली फोटो। बदलाव के लिए सबसे अच्छी योजना को ढूंढने में उलझना आसान है, जैसे सबसे तेजी से वजन कम करने का उपाय, मसलस बनाने का श्रेष्ठ प्रोग्राम, साइड जॉब का सबसे अच्छा उपाय। हम सबसे अच्छे उपाय पर इतना ध्यान केंद्रित किए रहते हैं कि हम कभी भी इस पर काम नहीं कर पाते। वॉल्टेयर ने एक बार लिखा था, सर्वश्रेष्ठ अच्छे का शत्रु है। इसी प्रकार की एक कहानी डेविड बॉयल्स और टेड ओरलैंड की पुस्तक आर्ट एंड फियर में है। उसके लिए हमने अनुमति लेकर यहाँ पर कुछ बदलाव किए हैं। मैं इसे काम में प्रवृत्त होने और क्रियाशील होने के बीच का अंतर कहता हूँ। 2 विचार लगते तो एक समान हैं, लेकिन एक समान होते नहीं हैं। जब आप काम में प्रवृत्त होते हैं तो रणनीति और योजना बनाकर सीख रहे होते हैं। ये सभी अच्छी बातें हैं, लेकिन इससे परिणाम नहीं मिलता है। दूसरी ओर क्रियाशील होना एक प्रकार का व्यवहार है जो परिणाम देता है। यदि मैं किसी आलेख के लिए 20 विचार रखता हूँ जिसे मैं लिखना चाहता हूँ तो यह कार्य में प्रवृत्त होना है। यदि मैं वास्तव में बैठकर आलेख लिखता हूँ तो यह क्रियाशील होना है। बेहतर आहार योजना की खोज करना और उसके लिए इसी विषय की पुस्तकें पढ़ना आदि प्रवृत्त होना है। यदि आप सेहतमंद आहार खाने लगते हैं तो यह क्रिया है। कई बार प्रवृत्त होना या हरकत में आना उपयोगी रहता है, लेकिन इससे कोई परिणाम नहीं उपजेगा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आप अपने प्रशिक्षक से कितनी बार बात करते हो कि आपका शरीर ठीक हो सके, लेकिन इससे शरीर को कोई लाभ नहीं होगा। केवल वर्कआउट करने से ही आपको वह मिलेगा जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। यदि प्रवृत्त होने से कोई परिणाम नहीं निकलता है तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? कई बार हम इसे इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे योजनाबद्ध करना चाहते हैं या और सीखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम यह इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमें लगता है कि हम बिना असफलता व जोखिम लिए कुछ प्रगति कर रहे हैं। हम में से अधिकांश निंदा से बचने में माहिर हैं। सबके समक्ष विफल होना किसी को भी पसंद नहीं है, इसलिए हम ऐसे हालात से बचने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आप क्रिया करने के पहले हरकत में आ जाते हैं। आप असफलता को टालना चाहते हैं। हरकत में आना और अपने आप को समझाना आसान है कि आप अभी भी प्रगति कर रहे हैं। आप सोचते हैं, मेरी 4 संभावित क्लाइंट से अभी वार्ता हुई है, यह अच्छा है, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मैंने अपने द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तक के लिए कुछ विचारों पर चिंतन किया है, यह सब व्यवस्थित हो रहा है। प्रवृत्त होने या हरकत में आने पर आपको लगने लगता है कि आपकी चीज़ें हो रही है, लेकिन वास्तव में आप कुछ कर लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। यदि तैयारी में टाल मटोल होने लगे तो आपको कुछ बदलने की आवश्यकता रहती है। आप सिर्फ योजना बनाना नहीं चाहते हैं, आप अभ्यास करना चाहते हैं। आप किसी एक आदत में महारत हासिल करना चाहते हैं। इसकी चाबी बार बार दोहराव करने में है, सटीक होने में नहीं। आपको नई आदत की हर विशेषता पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मात्र अभ्यास करना है। यह तीसरे नियम की फलश्रुति है। आपको बस इसे बार बार करते रहना है। नई आदत बनाने में कितना समय लगता है? आदत बनाना एक प्रक्रिया है जिसमें बार बार दोहराव से कोई व्यवहार धीरे धीरे स्वचालित हो जाता है। किसी क्रिया को जितना दोहराते जाएंगे, मस्तिष्क की संरचना बदलकर युक्त क्रिया के प्रति अधिक प्रभावी हो जाती है।
न्यूरो साइंटिस्ट इसे लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कहते हैं, जो क्रिया के ताज़ा पैटर्न के आधार पर मस्तिष्क में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच के संबंधों को व्यक्त करता है। हर दोहराव के साथ कोशिका से कोशिका तक सिग्नलिंग सुधरती जाती है और न्यूरल संबंध मजबूत हो जाते हैं। इसे सबसे पहले न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड हेब ने 1949 में बताया था, इसलिए इसे हेब्स लॉ कहा जाता है। न्यूरॉन जो एक साथ काम करते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं। बार बार कोई आदत दोहराने से मस्तिष्क में स्पष्ट बदलाव होते हैं। संगीतकारों में सेरिबैलम उन लोगों से बड़ा होता है जो संगीतकार नहीं होते हैं। सेरिबैलम शरीर की हलचल के लिए जरूरी होता है, जैसे गिटार के तार चलाना या वायलिन बजाना आदि। गणितज्ञों की इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल में ग्रे मैटर बढ़ा हुआ होता है, जो गणना और जोड़ घटाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसकी आकृति का संबंध उस क्षेत्र में बिताए समय से होता है। जितने पुराने गणितज्ञ आप होते जाएंगे, जितना अनुभव आता जाएगा, यह उतना ही ग्रे मैटर बढ़ाता जाएगा। जब वैज्ञानिकों ने लंदन में टैक्सी ड्राइवरों के दिमाग का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि हिप्पोकैम्पस स्थानिक स्मृति में शामिल मस्तिष्क का एक क्षेत्र गैर टैक्सी ड्राइवरों की तुलना में टैक्सी ड्राइवरों में काफी बड़ा था। इससे भी अधिक आकर्षक बात यह थी कि हिप्पोकैम्पस के आकार में तब कमी आई जब कोई ड्राइवर सेवानिवृत्त हो गया। नियमित वजन प्रशिक्षण के प्रति प्रतिक्रिया करने वाले शरीर की मांसपेशियों की तरह मस्तिष्क के विशेष क्षेत्र उस तरह ढल जाते हैं जैसा उनका उपयोग किया जाता है, और जब उन्हें छोड़ दिया जाता है तो उनका क्षय हो जाता है। निसंदेह आदतों को स्थापित करने में पुनरावृत्ति के महत्व को तब मान्यता दी जा चुकी थी, तब तक कि न्यूरोसाइंटिस्ट ने इस ओर झांकना तक शुरू नहीं किया था। 1860 में अंग्रेजी दार्शनिक जॉर्ज एच लेविस ने कहा था, एक नई भाषा सीखने में, एक वाद्य यंत्र बजाने में या अनभ्यस्त शारीरिक गतिविधियों को करने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि जिन चैनलों के माध्यम से प्रत्येक इंद्रिय बोध को गुजरना पड़ता है वे स्थापित नहीं हुए होते हैं। लेकिन जल्दी से किसी भी पुनरावृत्ति से एक मार्ग खुल जाता है तो यह कठिनाई अदृश्य हो जाती है। क्रियाएं इतनी स्वचालित हो जाती है कि उनका प्रदर्शन किया जा सकता है, जबकि मन अन्यथा लगा रहता है। सामान्य ज्ञान और वैज्ञानिक साक्ष्य दोनों सहमत है कि पुनरावृत्ति परिवर्तन का एक रूप है। हर बार जब आप एक ही क्रिया करते रहते हैं तो आप एक विशेष न्यूरल सर्किट को उस आदत के साथ जोड़कर सक्रिय कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि अपने दोहराव को करना एक अहम कदम है जो आपकी नई आदत का द्वार खोल रहा है। इसी कारण से जिन विद्यार्थियों ने कई फोटो लिए थे उनके कौशल में सुधार आता चला गया, जबकि जिन लोगों ने सटीक फोटो का चिंतन ही किया उनको कोई लाभ नहीं हुआ। एक ग्रुप सक्रिय अभ्यास में और दूसरा सीखने की निष्क्रिय प्रक्रिया में लगा था, एक क्रिया में था और एक हरकत में। सभी आदतों में सहज व्यवहार से स्वचालित व्यवहार तक एक समान प्रक्षेप पथ होता है। इस प्रक्रिया को स्वचालितता कहा जाता है। स्वचालितता प्रत्येक चरण के बारे में सोचे बिना एक व्यवहार करने की क्षमता है। यह तब होती है जब अचेतन मन अपने को संभाल लेता है। यह कुछ इस तरह से दिखती है। दोहराव और स्वचालितता के बीच का ग्राफ। आदत की लाइन ABC। शुरुआत में बिंदु A एक आदत को करने के लिए अच्छे प्रयासों और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। कुछ पुनरावृत्तियों के बाद यह आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ सचेत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पर्याप्त अभ्यास के साथ आदत सचेत से ज्यादा स्वचालित हो जाती है। इस सीमा से आगे आदत रेखा कोमो बेस सोचे समझे बिना व्यवहार को किया जा सकता है। इस तरह नई आदत बन जाती है। नीचे आप देखेंगे कि ऐसा क्या नजर आता है जब शोधकर्ता वास्तविक आदत के लिए स्वचालितता के स्तर को ट्रैक करते हैं, जैसे प्रत्येक दिन 10 मिनट तक चलना। इन चार्टों के आकार को वैज्ञानिक सीखने की अवस्था कहते हैं। इनसे व्यवहार परिवर्तन के बारे में एक महत्वपूर्ण सच्चाई का पता चलता है कि आदतें आवृत्ति पर आधारित होती है, समय पर नहीं। प्रतिदिन 10 मिनट पैदल चलना। यह ग्राफ किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिसने प्रत्येक दिन नाश्ते के बाद 10 मिनट तक चलने की आदत बनाई है। ध्यान दें कि जैसे जैसे पुनरावृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्वचालितता तब तक आती जाती है जब तक कि व्यवहार उतना आसान और स्वचालित न हो जाए। एक आम प्रश्न मैं सदैव सुनता हूँ, नई आदत बनाने में कितना लंबा समय लगता है? लेकिन लोगों को वास्तव में यह पूछना चाहिए कि नई आदत बनाने में कितने दोहराव लगते हैं। प्रश्न यही है कि एक आदत को स्वचालित बनाने के लिए कितनी पुनरावृत्ति आवश्यक है, इस तरह से कितनी बार करना होगा ताकि यह स्वचालित आदत हो जाए। आदत बनाने के संबंध में समय बीतने को लेकर कुछ भी जादुई नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 21 दिन, 30 दिन या 300 दिन हो गए हैं।
मायने वह दर रखती है जिस पर आप व्यवहार करते हैं। आप कुछ 30 दिनों में 2 बार या 200 बार कर सकते थे। आवृत्ति से ही असली फर्क पड़ता है। आपकी वर्तमान आदतों को यदि हजारों नहीं तो सैकड़ों पुनरावृत्तियों से आपने समावेश किया है, नई आदतों में समान स्तर की आवृत्ति की आवश्यकता होती है। आपको तब तक पर्याप्त सफल प्रयासों को एक साथ करने की आवश्यकता है जब तक कि व्यवहार आपके दिमाग में दृढ़ता से अंतर्निहित न हो जाए और आप आदत रेखा को पार न कर लें। व्यवहार में यह वास्तव में मायने नहीं रखता है कि किसी आदत को स्वचालित होने में कितना समय लगता है। मायने यह रखता है कि प्रगति करने के लिए जिन कार्यों को करने की आवश्यकता है आप उन्हें करते हैं। कोई कार्य पूरी तरह से स्वचालित है या नहीं, यह कम महत्व का होता है। आदत को बनाने के लिए उसका अभ्यास करना होता है। अभ्यास को होते रहने देने का सबसे प्रभावी उपाय व्यवहार में बदलाव का तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, का पालन करना ही है। बाद के अध्याय में बताया जाएगा कि इसे सटीक ढंग से करना कैसे है। अध्याय का सार, व्यवहार में बदलाव का तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। सीखने का सबसे प्रभावी उपाय योजना बनाना नहीं बल्कि अभ्यास करना है। काम की क्रिया पर ध्यान दें, न कि सिर्फ हरकत पर। आदत निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार अभ्यास के कारण धीरे धीरे ज्यादा स्वचालित होने लगता है। जितने समय आप आदत को कर रहे हैं वह अहम नहीं है, कितनी बार कर रहे हैं यह महत्व रखता है।